नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का पावर छीन लिया, क्या यह बात इसमें सच्चाई है कि मोदी का पावर छीन लिया गया है? क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी तो रहते नहीं, विदेश दौरे से बहरहाल आ तो गए, लेकिन रहते नहीं, तो उस पावर का इस्तेमाल कौन कर रहा है, चला कौन रहा है, वह पावर किसके पास है? या मोदी के पावर पर किसी ने कब्जा कर लिया है? उस मोदी अपने पावर का खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कोई और उसका इस्तेमाल कर रहा है, या फिर मोदी उस लायक है नहीं, करता कोई और है उस पावर का इस्तेमाल और सिर्फ नाम के मोदी रह गए हैं? ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मोदी का इंटरेस्ट सिर्फ सभाओं में कुछ न कुछ बोलना, अनाप शनाप 6-2-8 करना और 1-1-11 करना, यह चीजें हैं। 1-1-2 नहीं, 1-1-11 होता है, मोदी जी कहते हैं। अभी विदेश दौरे पर मोदी जी ने यह सारी चीजें रखी और देश के सामने आया भी। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस मोदी को अब निपटाने के आखिरी पड़ाव में है कि मोदी को निपटा देगा? 2-3 चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है कि अचानक आरएसएस जो एक्टिव हुआ है राम मंदिर के बाद, वह सामान्य नहीं है, बहुत तेजी से एक्टिव हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेता, राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हो, या योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, अचानक यह लोग एक्टिव हुए। जब नितिन गडकरी के ऊपर सवाल उठने लगे एथनॉल को लेकर के, जबकि उसके गुनाहगार नितिन गडकरी तो है नहीं एथनॉल के, लेकिन आंदोलन नितिन गडकरी के नाम पर हो रहा है, क्योंकि बयान तो नितिन गडकरी ने ही दिया था, किसी और ने नहीं दिया था। किसी को पता भी नहीं चलता एथनॉल इस देश के अंदर पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। यह तो लोगों की गाड़ियां सीज होती जाती, बर्बाद होते जाता और बाद में पता चलता। लेकिन 1 साल तकरीबन यह काम किया गया, उसके बाद इसकी जानकारी लोगों को हुई। जब गाड़ियां सीज होने लगी, इंजन मैकेनिक के पास जाने लगा, मैकेनिक अलग अलग तरह के उस पर बात करने लगा, रीजन बताने लगा। तो यह नितिन गडकरी का काम नहीं है। और नितिन गडकरी का बयान भी कि हमसे क्यों पूछा जा रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय हमारे पास थोड़ी है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछे, कोई इन दो के हस्ताक्षर के बगैर तो यह हो नहीं सकता। लेकिन फिर सोचने को इंसान मजबूर हो गया कि मुकेश अंबानी का रिफाइनरी है, वहीं से सब होता है, ज्यादातर चलता है, तो उनके फायदे के लिए यह सब किया गया। तो वह एक ही शख्स है करने वाला, प्रधानमंत्री मोदी, तो उनके ऊपर सीधा ब्लेम हुआ। अब 2 चीजें, यह कि राम मंदिर के बाद यह सारी चीजें, प्रकरण, बगावत का सूर जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और मोदी के खिलाफ उठा है। और राम मंदिर के बाद ही आरएसएस ने मोदी पर अपना पकड़ बनाने का पूरा कोशिश किया और आखिरकार आरएसएस ने पकड़ ही लिया। तो अब पकड़ बना लिया है, उसका नतीजा है कि अमित शाह के सबसे खास कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा का टिकट भी कट गया और पार्टी के अंदर बगावत भी हो गया। अब इसके पहले मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों का बयान आता था, अलग अलग तरह से रीजन दिए जाते थे। अर्थव्यवस्था को लेकर के मुरली मनोहर जोशी सवाल खड़ा करते थे, वित्त मंत्री के ऊपर एक अच्छे जानकार है, वित्तीय जानकार है मुरली मनोहर जोशी, बहुत दिग्गज नेताओं में उनको गिना जाता था। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने।
अब मुरली मनोहर जोशी ने कई सारे उदाहरण रखे थे। यशवंत सिन्हा जो विदेश मंत्री रह चुके, वित्त मंत्री रह चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उन्होंने बहुत सारे सवाल रखे। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सवाल खड़े करते रहे। इन सब के बीच मोदी सरकार पर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि सरकार और पार्टी पर पकड़ मोदी की बनी हुई थी और आरएसएस अब पकड़ अपना इसलिए बना पाया भारतीय जनता पार्टी पर क्योंकि मोदी कमजोर हो गए। इसके भी गुनाहगार मोदी ही हैं कि राम मंदिर मामला जो लीक हुआ वो पीएमओ से लीक किया गया, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है आरएसएस को फंसाने के लिए। तो फिर आरएसएस ने इधर हमला किया सरकार की तरफ। मोहन यादव का जमीन घोटाला 162 एकड़, 50,000 करोड़ रुपया महादेवन ऐप का पीएमओ से। फिर पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव के अफसर जो इस्तीफा दिए थे वहां पर, यानी कि मोदी सरकार को घेरा और नितिन गडकरी के नाम पर जो एथनॉल का किया जा रहा था उसको असल के तरफ पेट्रोलियम मंत्री और मोदी की तरफ भेजा, रुक कराया, क्योंकि एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी का कनेक्शन था और हरदीप सिंह पुरी ने नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन की बीच दलाली की थी और बैठक कराई थी, जिसका उन्होंने स्वीकार भी किया कि 3 से 4 बार मिले हैं, लेकिन दसनों बार वह मिले हुए थे। इसके डेट वाइज लिस्ट कांग्रेस ने जारी किए थे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री दफ्तर में हंगामा मचने का यह भी रीजन है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद जो हैं, वह 240 सांसद क्या मोदी के समर्थन में हैं? तो वह 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही मोदी के समर्थन में नहीं है। लेकिन चूंकि 2024 के पहले मोदी मजबूत थे और पकड़ बनी हुई थी ब्यूरोक्रेसी और सरकार पर, तो वह बिना संसदीय दल की बैठक के नेता बगैर चुने गए प्रधानमंत्री एनडीए के बन गए। इसमें राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा का हाथ रहा। तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए बोलने का उन्होंने एक सभा में डायरेक्ट उनका ऐलान कर दिया और एनडीए में नीतीश, नायडू, बाकियों को मिला करके उनके नाम की घोषणा कर दी गई। अब महत्वपूर्ण है कि अगर 240 सांसद नहीं है तो पार्लियामेंट सेशन जो 20 जुलाई से होने जा रहा है, क्या इसमें मोदी अलग थलग पड़े मिलेंगे? आरएसएस निपट देगा मोदी को इस समय, या फिर अभी कुछ दिन ऐसे ही चलते रहने देगा? लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी का पावर अमित शाह के पास है। मोदी नहीं कुछ कर रहे हैं, अमित शाह अब कर रहे हैं। कमान, पूरा पावर अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया, वही सब देख रहे हैं, फैसले वही ले रहे हैं, बैठ के वही कर रहे हैं अमित शाह। और आरएसएस अमित शाह और मोदी दोनों को निपटाना चाहता है। दूसरा चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सोचा नहीं होगा कभी कि उनके खिलाफ भी साजिश भाजपा के सांसद कर देंगे। ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा क्योंकि ताकतवर थे। लेकिन मोदी जी यह भूल गए कि उन 240 सांसदों के दम पर वह ताकतवर हैं। मोदी के दम पर वह 240 सांसद ताकतवर नहीं थे, भाजपा के 240 सांसदों के दम पर मोदी ताकतवर बने थे और प्रधानमंत्री बने थे। यह बात मोदी भूल गए थे। तो ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह है जो समझना बहुत जरूरी है कि अडानी और अंबानी की ताकत मोदी के साथ है, पैसे की।
और पैसे के ही दम पर मोदी अभी तक क्षेत्रीय दलों को और विपक्ष को पूरी तरह से तोड़ते आए और इन्हीं लोगों के लिए कानून बनाते आए। भले आज देश खोखला हो गया है, लेकिन इसमें मजे आरएसएस ने भी मारे हैं और मोदी ने भी मारे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी मारे हैं, ब्यूरोक्रेसी वालों ने भी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वालों ने भी मजे मारे हैं, खूब लूटे हैं पैसे चंदे के धंधे में, और जुडिशरी भी इसमें शामिल है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज के घर बोरी भर भर के पैसे मिले, नहीं तो एक जज के पास इतने सारे पैसे बोरी में भर भर के कैसे आ जाते। इस समय मोदी अलग थलग हैं और इन्हें उस वक्त तक ताकत इनके पास थी जब तक आरएसएस का पकड़ नहीं था, और आरएसएस का पकड़ जब से हुआ है मोदी अलग थलग नजर आ रहे हैं। इसके लिए अब पीएमओ के अंदर जो हलचल कहें, हंगामा कहें, हड़कंप कहें या मंथन कहें, कोई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंथन शब्द ही कर लीजिए या हंगामा कर लीजिए कि हंगामा मतलब बेचैनी कि यह क्या हो रहा है, आगे सरकार फिर कैसे चल पाएगी, क्या मोदी को हटना पड़ेगा। यह सारी अलग अलग पिटीशन लोगों के हैं, लेकिन सोच यह है कि अगर वह 240 साथ नहीं है तो 3 बिल लाने की जो चर्चा चल रही थी उस 3 बिल पर तो ग्रहण लग गया। 362 हुए नहीं, 272 के लाले पड़ गए। ऐसी परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई मोदी के साथ। तो फिर यह सारी चीजें तो मोदी ने नहीं सोची थी, इसीलिए तो विपक्ष को तोड़ रहे थे। वो तो सोच रहे थे कि 240 हमारे दरबार है, यानी कि मोदी के खिलाफ ही भाजपा के ही सांसद साजिश कर दिए। नितिन गडकरी को और राजनाथ सिंह को करने के चक्कर में, योगी आदित्यनाथ को और देवेंद्र फडणवीस को हटाने के चक्कर में मोदी अकेले पड़ गए।